मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हम जिन से अक़ीदत रखते हैं, जिनसे मोहब्बत करते हैं और जो अल्लाह की बारगाह में कबूल शुदा होते हैं और मकबूल होते हैं, दिल चाहता है ना हमें पता चले कि उनका तर्ज़ ज़िंदगी क्या था। इसी तरह से आ चुके माह रमज़ान है, तो दिल चाहता है कि जो अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के वली हैं, माह रमज़ान में उनके मामूलात क्या होते थे, वो कैसे सहर व इफ़्तार करते थे। तो जनाब सैयद सरफ़राज़ अहमद शाह साहब बहुत ही माशाअल्लाह ऊँचे मकाम पे और आपकी बातों में इतनी तासीर है कि दिल चाहता है कि जब आप बात करते हैं तो ऐसा उसका असर होता है कि जी चाहता है बस सुनते चले जाएँ उनकी बातें। जनाब सैयद सरफ़राज़ अहमद शाह साहब अपने मुर्शिद सैयद याकूब अली शाह साहब के हवाले से शेयर करते हैं कि जनाब सैयद याकूब अली शाह साहब के इफ़्तार के मामूलात क्या थे, वो इफ़्तारी कैसे करते थे, उसमें क्या खाते थे और उनका तर्ज़ ज़िंदगी क्या था। इस हवाले से मुख्तसर सी एक झलक आपके साथ शेयर करते हैं। रेफ़रेंस के लिए बताती चलूँ, किताब लौहे फ़क़ीर का पेज 219। शाह साहब फरमाते हैं कि कुछ साहिबान ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि बड़े शाह साहब का इफ़्तार का रूटीन क्या था। मैंने जितना अरसा बड़े शाह साहब के साथ गुजारा, उस दौरान चंद बातें मेरे लिए हैरान कुन थीं। शाह साहब जिस्मानी तौर पर बहुत दुबले नज़र आते थे, हड्डियों पर गोया खाल मंडी हुई थी। उन दिनों ज़्यादातर रोज़े गर्मियों के महीने जुलाई या अगस्त ही में आए। मुझे पता चला कि बड़े शाह साहब अनारकली के जिस थड़े पर ड्यूटी पर बैठते थे, जहाँ कुछ अरसा उनके विसाल के बाद मैं भी बैठता रहा, वहाँ से 2 बजे उठा करते थे। वहाँ से उठकर पुरानी अनारकली से निकलकर माल रोड पर चलते हुए सीधे आरे बाज़ार तक, कैंटोनमेंट के अगले सिरे तक पैदल जाते, फिर आरे बाज़ार से वापस मुड़ते और जेल रोड से होते हुए पैदल सनत नगर आ जाते, इफ़्तार से कोई आध पौना घंटा पहले। अब रोज़े के साथ जुलाई अगस्त की गर्मी में अनारकली से पैदल चलकर आरे बाज़ार तक जाना और फिर वहाँ से पैदल सनत नगर तक आना यकीनन दुश्वार काम है। घर पहुंचकर वो अपने हाथ से इफ़्तार तैयार करते और ये इफ़्तार भी इस लिहाज से अजीब व गरीब था कि इसमें 3 या 4 काशें खरबूजे की होती, 1 प्लेट काले चने जिसमें नमक और मिर्च मसाला डालकर हल्की सी ग्रेवी बना ली जाती, और एक ख़ास शरबत जो माह रमज़ान से पहले अपने हाथ से बना लिया करते थे। बड़े शाह साहब बताते नहीं थे कि वो शरबत क्या था। वो तो बाद में हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह साहब के ज़ुमरे में एक चीज़ मेरे इल्म में आई तो उस शरबत का भेद खुला। हम भी इफ़्तार के वक्त उनके पास पहुंच जाया करते। मैं तो इफ़्तार हमेशा बड़े शाह साहब के साथ ही करता रहा। जब रोज़ा खुलता तो वो गिनकर 2 चम्मच चने खाते, आधी काश खरबूजे की लेते, आधा गिलास शरबत पानी पीते और उसके फ़ौरन बाद 1 कप चाय। ये थी टोटल इफ़्तारी और डिनर उस आदमी का जिसने इतना लंबा रोज़ा रखा, इतना ज़्यादा पैदल चल कर आया। उस ज़माने में मेरी उम्र 32-33 साल थी। जसामत भी अल्लाह ताला ने अच्छी खासी दी हुई थी। बड़े शाह साहब के बरक्स हम वहाँ बैठे इधर बड़े शाह साहब के बरक्स हम वहाँ बैठे धड़ाधड़ खा रहे होते थे। पूरी प्लेट हम ही खाली किया करते थे। इसके बाद तनूर से रोटी मंगवाते और वहीं बैठकर खाते। अलबत्ता ये ज़रूर था कि बाद में बड़े शाह साहब रात गए तक चाय पीते रहते थे।
ایک دن مجھے زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی، پورا گلاس شربت پینے کے باوجود جب پیاس نہ بجھی تو میں نے بڑے شاہ صاحب سے کہا، حضور ایک گلاس اور پی لوں؟ کہنے لگے، چاہے تم 10 گلاس پی لو، لیکن دھیان رہے کہ یہ شربت ٹھنڈا بہت ہے، دوسرا گلاس تمہیں شدید قسم کی قبض دے گا۔ اس شربت کا پتہ نہ چلتا تھا کہ یہ ہے کس چیز کا، لیکن ہوتا بہت مزے کا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی افطار کا یہی روٹین تھا، وہ بھی اتنی مقدار میں کھاتے تھے اور وہی شربت اپنے ہاتھ سے بناتے تھے، اور وہ شربت عناب ہوتا تھا۔ چونکہ میرا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ مجھے ذکر اذکار کی وجہ سے گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے، اس لیے میں زیادہ گرم چیزیں نہیں کھا سکتا، لیکن اس شربت کے پینے سے میرا ایک بہت اچھا بیلنس قائم تھا۔ یہ تو بڑے شاہ صاحب کا افطار کا معمول تھا۔ تو جناب میرے اچھے ناظرین، بڑے شاہ صاحب یعنی جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کے مرشد سید یعقوب علی شاہ صاحب کیسے افطاری کرتے تھے، کیا چیز کھاتے تھے، اس حوالے سے ہم نے ایک جھلک آپ کی خدمت میں پیش کی۔